वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमने एक नए टॉपिक को शुरुआत करना है और आज ये टॉपिक स्टिल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बार बार कहते हो सर हर टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही होता है, कोई ऐसा मतलब जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो खैर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग अपने जूनियर सेक्शंस में भी 11th-12th में भी इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो लैगर्ड टाइप की नजर आती है कि कहीं भी कहीं इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में इश्यूज होती रहती है, कंटिन्यू होता है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लैगर्ड ना हो और मैं सॉल्व कर पाऊं, अगर हम सीए फाउंडेशन या सीएसईटी में या फिर एडवांस या बीकॉम में बीबीए सेक्शंस में कहीं भी निकल सकता हूं। ठीक है, देखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं हर बार करता हूं, वर्ड्स पे पहले क्लियर हो जाओ। जैसा कि पहला टर्म मैं यहां पे रख रहा हूं डिमांड। डिमांड क्या होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं तो डिमांड रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये था हमारा डिमांड, जिसको हमने 8 टुकड़ों में बांटा था, मिला के आपने उसका एक डेफिनेशन बना दिया था। ठीक है, दूसरा टर्म है इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। अब देखो भाई, ये जो इलास्टिसिटी टर्म है, अगर आप ये सोचो कि ये इकोनॉमिकल टर्म है, नॉट एट ऑल, ये साइंटिफिक टर्म है। क्या है? साइंटिफिक टर्म है जिसका आप जो कोनोशन है वो रेजिस्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि अगर कोई भी बदलाव होता है तो कोई भी अगर चीज उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है, यही रेजिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई रबर बैंड लो, क्या करो, आप कोई रबर बैंड लो, रबर बैंड को एज इट इज स्टिल रखो, लेकिन जैसे ही आप उस रबर बैंड को फैला रहे हो, मतलब आप अपने उंगलियों पे प्रेशर डाल रहे हो उस रबर बैंड को एक्सपैंड करने के लिए, और रबर पूरी कोशिश करेगी कि मैं एक्सपैंड ना हो। खैर उसको तो कोई जान प्राण तो है नहीं, बट हाँ सिस्टम ऐसा ही होता है कि मैं उसको प्रेशर डाल रहा हूं खींचने के लिए, और वो अपनी पूरी ताकत से जब लगाओगे तो खिंचाएगी, अगर नहीं खिंचाएगी तो वो नहीं खिंचाएगी। तो वो जो एक्सटेंशन है, जिस पावर के साथ वो आपके फोर्स के साथ मिलके जो फैलती है, जो चेंज वो दिखाती है, उसी चेंज को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। उस इफेक्ट को, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। अगर आप ये एग्जांपल नहीं समझे तो आप दूसरा एग्जांपल में भी समझ जाओ, मुझे श्योरिटी है। मान लेते हैं कॉलेज हो या स्कूल हो, कहीं भी हो, पता चला कोई आया, लगा दिया दो खींच के, तुमने कहा भाई क्या हो गया? ठीक है, तो जो तुम्हारा उस टाइम पे रिएक्शन होगा, या तो तुम भी दो खींच के लगाओगे या फिर तुम कहोगे बस 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूं। ठीक है, और तुम वो 2 मिनट कह के वहां पे चले जाओ, बात का आओ या ना हो, स्टिल वो आपका रिएक्शन है। तो अगर कोई चीज चेंज होती है तो उसके साथ ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे इस चेंज का इफेक्ट होता है, और जो इफेक्ट नजर आता है उसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। That concern reaction, that concern repulsion, that concern change, that concern seduction, कुछ भी आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो इस चेंज को दिखाने के लिए, लेकिन सबसे बेसिक टर्म इकोनॉमिक्स में क्या यूज किया जाता है? वो है इलास्टिसिटी। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मान लेते हैं शादी का सीजन आए, क्या शादी का सीजन आए और पनीर लाल हो जाए, स्टिल शादियों के खाने से पनीर गायब हो जाए, ये भी क्या है? एक इफेक्ट है, क्योंकि पनीर क्या हो गया? महंगा। इतना महंगा हो गया कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो खरीद नहीं पाए, तो जो पनीर की डिमांड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो प्राइस एक फैक्टर था जो चेंज लेके आया, ठीक है, और उसने पनीर की डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो पनीर का डिमांड कम रह गया, ये इफेक्ट था, ये रिएक्शन था उसकी कीमत के बढ़ने का। यही सिचुएशन, यही सर्कमस्टेंसेस क्या कही जाती है? इलास्टिसिटी कही जाती है। इलास्टिसिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको यहाँ पर टेंशन कि हम इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं। बस आप एक वर्ड याद रख लीजिएगा, वो इफेक्ट, वो चेंज, वो रेजिस्टेंस, वो रिएक्शन ही आपके लिए इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो कि आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। देखो भाई,
इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक इंसान ने दिया था। इस इंसान का नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिस नाम से आप ऑलरेडी वेल अवेयर होंगे। तो जब भी इलास्टिसिटी के साथ किसी इंसान का नाम पूछा जाए तो आपके जहन में नाम आना चाहिए अल्फ्रेड मार्शल। पहला सवाल दैट्स इट। दूसरा, बहुत बार आपसे क्वेश्चंस के पैटर्न में पूछा जाएगा दैट इलास्टिसिटी इज डैश स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर इलास्टिसिटी इज डैश कॉन्सेप्ट। उस डैश में आप फिल करोगे क्वांटिटेटिव। आई रिपीट, क्वांटिटेटिव। देखो भाई, यहां पे बात आती है स्टेटमेंट की। अगर क्वेश्चन पूछे बताओ इलास्टिसिटी कौन सा स्टेटमेंट है, तो आपको कह सके क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। तो सवाल है कि क्वांटिटेटिव क्या है, समझिएगा। इकोनॉमिक्स में ब्रॉडर कैटेगरीज में कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट इज qualitative statement, that's called L, and second is quantitative statement, that's called T. अब मैं क्वालिटेटिव नहीं समझाऊंगा, मैं क्वांटिटेटिव नहीं समझाऊंगा, इसके रेफरेंस के कंटेंट समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। अगर आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आएगा। कभी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, जिन्होंने मेरा सेशन पहले अटेंड नहीं करा होगा कहीं पढ़े होंगे, जिन्होंने सेशन अटेंड किया होगा उन्होंने जस्ट एक सेशन के पहले पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड। बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सुनो भाई, अगर तुम्हें पता करना है कि सामान की कीमत बदली तो डिमांड बदला कि नहीं बदला, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस के कारण कुछ बदलाव हो, उस बदलाव को तुम जानना चाहते हो तो तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ceteris or other things remains constant. If price of commodity increases then demand decreases, if price of commodity decreases then demand increases. That's it. लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शनल चेंज बताता है जी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस जा रहा है ऊपर, डिमांड कहता है मैं नहीं जाने वाला, मैं तो नीचे जाना है। फिर प्राइस कहता है ठीक है मैं भी नीचे आ रहा तेरे साथ, डिमांड कहता है मैं ऊपर भाग जाना है। मतलब इन दोनों की पड़ती नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, व्हिच मींस लॉ ऑफ डिमांड इस डिमांड की क्वालिटी को दिखाता है। इसको दिखाता है डिमांड की क्वालिटी को दिखाता है कि डिमांड में चेंज आया या नहीं आया। अगर तुम्हें पता करना है कि सिर्फ कितना चेंज आया, अगर तुम्हें पता करना है कि सिर्फ कितना चेंज है बताइए, ठीक है प्राइस तो बढ़ गई, ये बताओ ना मुझे कि डिमांड कितना घटा। लॉ ऑफ डिमांड कहेगा सॉरी जी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको डायरेक्शनल चेंज बता रहा है, लॉ ऑफ डिमांड आपको क्वांटिटी की क्वालिटी बता रहा है। दैट्स इट। लॉ ऑफ डिमांड आपको इससे अलावा कुछ नहीं बताएगा। बट एक्चुअली इफ यू वांट टू नो कि सिर्फ कितना चेंज आया, इलास्टिसिटी कहेगा मैं बताऊंगा, which means if you want to know the change you should prefer law of demand. But if you want to know the quantum of change, but if you want to know the magnitude of change, but if you want to know the level of change, you should prefer elasticity. Which means अगर इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लाके दे, जो कि आपकी चेंज को मेजर करे, वो हर कॉन्सेप्ट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कहा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि उस चेंज को दिखाए या किसी इफेक्ट को दिखाए, किसी सिचुएशन को दिखाए, लेकिन उस इफेक्ट, उस सिचुएशन, उस चेंज को वो मेजर नहीं कर पाए, उसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं दिखा पाए, वो हर कॉन्सेप्ट किस नाम से जाना जाएगा? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इसीलिए आपके लिए लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लेकिन आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के खुलासे के साथ साथ आपको यहां पे आराम से अंदाजा हो गया होगा कि हम इलास्टिसिटी में न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, हम इलास्टिसिटी में चेंज को मेजर करने वाले हैं।
हम इलास्टिसिटी में यहाँ पे चेंज या मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन करने वाले, जो कि अपने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं करा। क्लियर क्या? एक और चीज समझ लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलास्टिसिटी लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक इलास्टिसिटी चेंज नहीं बता पाएगा वो चेंज को मेजर कैसे कर पाएगा। ठीक है, मतलब कमी लॉ ऑफ डिमांड में है, इलास्टिसिटी कंप्लीट है। एक और एस्पेक्ट जान लीजिए आप, लॉ ऑफ डिमांड बस सामान की अपनी कीमत को लेकर चलता है। आपको याद होगा वो दो लफ्ज, याद है वो दो लफ्ज जो मैंने आपसे कहे थे लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाने से पहले एकदम शुरुआत में, वो दो लफ्ज जो ऑनलाइन वाला बेचारा तो बता नहीं पाएंगे, जो ऑफलाइन बैठे हैं उनकी जबान बन गए। वो दो लफ्ज हिंदी नहीं थे, वो दो लफ्ज इंग्लिश नहीं थे, वो दो लफ्ज ग्रीक भी नहीं थे, वो दो लफ्ज थे लैटिन। पहला लफ्ज था सेटिरस और दूसरा था पेरिबस। सेटिरस बोले तो क्या, अदर थिंग्स, एंड पेरिबस बोले तो क्या, कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मैं बस एक से रिश्ता रखूंगा, बड़ा वफादार, ठीक है, मैं बस एक से रिश्ता रखूंगा, और वो एक कौन, उस सामान की अपनी कीमत, बाकी भाड़ में, मुझे नहीं पता। ऐसा ही है ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, that's called assumptions to the law of demand, and as per assumption there is no change in price of related goods, there is no change in income of consumer, there is no change in taste and preference of consumer, there is no change in climate and weather, there is no change in number of population, there is no change in government policy, there is no change in distribution of income, there is no change in composition of population. And if this change doesn't appear, then only this condition fulfills, otherwise I am not responsible. Maybe this fulfills or not. ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, बट हाँ, अगर आप उस नो को मानो तो ये गारंटी है कि होगा। यही कहता है आपको लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इलास्टिसिटी कहता है, भाइयों और बहनों, खैर मेरी तो आवाज वैसे नहीं है, बट आई विल ट्राई, यू नो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उनका एक स्टेटमेंट है, सबका साथ और सबका विकास। लॉ ऑफ डिमांड कहता है एक को लेके चलेंगे, इलास्टिसिटी कहता है मैं सब को लेके चलूंगा। दैट्स व्हाई अगर किसी के जहन में होगा कि टॉपिक का नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आप वहीं पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। टॉपिक का नाम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, टॉपिक का नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि इलास्टिसिटी में हर एक फैक्टर का इलास्टिसिटी आता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो देखो भाई, अगर उस सामान की अपनी कीमत के कारण डिमांड में बदलाव हो, हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर उस सामान के रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज हो तो हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर कंज्यूमर के इनकम में कोई बदलाव हो तो हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर एडवर्टीजमेंट के कारण डिमांड में चेंज हो तो हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के कोई कारण चेंज हो तो हम बात करते हैं पॉलिसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हर एक फैक्टर की इलास्टिसिटी है। तो सर ये प्राइस एक अदना सा टाइप है, अल्टीमेट टॉपिक तो इलास्टिसिटी अकेले खुद है। हाँ, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी नहीं पढ़नी, आपको पॉलिसी इलास्टिसिटी नहीं पढ़नी, आपको प्राइस पढ़ना है, आपको क्रॉस पढ़ना है और आपको इनकम पढ़ना है। मैक्सिमम यही तीन इलास्टिसिटी आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्लियर क्या? चलो अब कुछ और बातें फॉर्मल अप्रोच में बता दूं। कॉन्सेप्ट समझना एक साइड, फॉर्मल अप्रोच एक साइड। अगर आपसे पूछे ठीक है भाई तुम समझा तो सकते हो, लेकिन क्या एग्जाम में समझाना है क्या? नहीं। अगर आप एग्जाम में समझाने की कोशिश करो, चक्कर कहेगा चला तुम समझदार बन रहे हो, लो तुम ही समझा देते हैं, तो आपको चक्कर को समझाना नहीं है, वो अपने आप में पप्पा है। ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करना है, एंड फॉर प्रेजेंटेशन यू नीड टू यूज अ फॉर्मल अप्रोच, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपको फॉर्मली एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे? सुनो, elasticity of demand measures, I'll repeat the term measures, and this term measures is used only because elasticity of demand is a quantitative statement. ठीक है, तो elasticity of demand measures the change or magnitude or sensitivity or responsiveness of demand. मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, मापता है डिमांड में आए हुए बदलावों को ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। दैट्स इट। मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हो, अगर उन फैक्टर्स में बदलाव हो और उन बदलाव के अंदर डिमांड बदले तो डिमांड में कितना बदलाव आया है, इस बदलाव को मेजर करने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या है? बस सिंपल, चेंज चेंज चेंज, हर जगह चेंज, कोई चेंज दिखा रहा है तो कोई चेंज मेजर कर रहा है। यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मल डेफिनेशन। दैट्स इट, कुछ भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं। अब इलास्टिसिटी के अंदर हम किसकी बात करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो कि हमारे टॉपिक का मेजर कंटेंट काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ किताब को आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि मे बी आपको लिखने की अब जरूरत पड़ सकती है। चलो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एज पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि अगर उस सामान की अपनी कीमत में चेंज हो और डिमांड बदले तो डिमांड में कितना चेंज आया है इसको रिप्रेजेंट करने का जिम्मा किसके सर पे है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, जो लिखने के लिए बोलूंगा तभी लिखिएगा, अदरवाइज अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि जब तक मेरी जबान चलेगी तब तक आपके हाथ चलेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है भैया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सामान की अपनी कीमत बदली और डिमांड बदली, उस बदले हुए डिमांड में मेजर करना है और जो मेजर करना है उससे होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। लेकिन ठीक है सर, आप तब से बोले जा रहे हैं मेजर करेंगे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, या तो कोई अप्रोच होगा या तो कोई फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी तभी तो हम मेजर करेंगे, कि स्टेटमेंट से मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके आपको बताए जाएंगे जिससे आप उस चेंज को आराम से मेजर कर सकते हो। जिसमें से पहला मेथड है तो 5, आपको मैं अभी पहला डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट परसेंटेज मेथड। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, एमसीक्यू कंटेक्स्ट में आपको शब्दों पर ज्यादा जाना है, तो परसेंटेज मेथड का हो या फ्लक्स मेथड का हो या प्रोपोर्शनेट मेथड का हो, है थोड़ा पहलू क्या इंसान एक ही। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में है एज पर फ्लक्स मेथड और यूज परसेंटेज मेथड और यूज प्रोपोर्शनेट मेथड, तो भारी भरकम शब्दों को देख के फिर मत जाइएगा, ये एक ही है। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। ED is a symbolic representation of elasticity of demand। हम यहाँ पे elasticity of demand पढ़ रहे हैं कि price elasticity of demand पढ़ रहे हैं? प्राइस, तो यहाँ पे मुझे P डालना जरूरी है, क्योंकि ये क्या दिखाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बार ये P गायब भी हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है सर? क्योंकि इस अजम्पशन में, क्योंकि आपको कोई लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट तो पढ़नी नहीं है, कंफ्यूजन होगा नहीं, तो अगर ये गायब भी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है,
आप भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खैर आपको तो अपना सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन की जरूरत भी नहीं होगी। तो इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या सीधे सीधे दिया रहेगा क्या? भाई अगर चीजें इतनी सीधी होती तो ना मैं यहां होता और ना वहां होता, ठीक? इतनी भी सीधे नहीं होगी। तो क्या क्या होगा सर, देखिएगा, एक शेड्यूल की मदद से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है? एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी डिमांड। मान लो प्राइस 10 से 20 और डिमांड 20 से 10। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे 10 और 20 का एक नाम है और 20 और 10 का एक नाम है। क्या नाम है? ये है P1 और ये है P2। बहुत बार P और P1 भी होगा, नाम लिखने पे जैसे आप नाम उसका लिखना चाहो वैसे वो जाना जाएगा, बस हाँ फर्स्ट और सेकंड दिखना चाहिए। P या P1 लिखो या P1 या P2 लिखो, मैं अप्रोच अपना यूज करूं, आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्या होगा सर, Q1 और Q2, दैट्स इट, ठीक है? इस P1 का एक नाम है, P2 का नाम है, Q1 का नाम है, Q2 का नाम है। P1 बोले तो इनिशियल प्राइस, मतलब पहले वाली, ठीक है? P2 बोले तो चेंज्ड प्राइस, चेंज नहीं बोल रहा, ईडी लगा रहा हूं, मतलब बदली हुई कीमत। एक पहले वाली कीमत और दूसरी बदली हुई कीमत, ठीक है? उसी तरीके से Q1 बोले तो क्या, इनिशियल क्वांटिटी, एंड Q2 बोले तो क्या, चेंज क्वांटिटी। क्लियर? इसमें दो लोगों की और एंट्री हो रही है, ठीक है? लेकिन वही असली हीरो और हीरोइन है, ये तो साइड एक्टर्स हैं, वही दो मेन है। एक है डेल्टा P, क्या, डेल्टा P, इसका नाम बता रहा हूं, चेंज इन प्राइस। क्या इसका नाम, चेंज इन प्राइस, और इसको कैलकुलेट करने के लिए P1 में से P2 को घटाना होगा। समझ में आ गया कि डेल्टा P कैसे निकलेगा? डेल्टा P बोले तो क्या, P1 माइनस P2, मतलब 10 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 10 आपका डेल्टा P हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी, और ये भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, Q1 माइनस Q2। पक्का? कितना बदला? 10। उधर कितना बदला हुआ? माइनस, दैट्स। इसी तरीके से समझिएगा, सही जा रहे हो। चलो अब सवाल है, इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा भाई, यहां तक कवर है, देखो ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। समझे कि नहीं समझे इसे? अगर मैं यहीं पे Q1 Q2 लिखता तो भी क्लियर होता। मैंने आपको इनिशियली बताया ना कि आप उसको Q1 लिखें या Q2 लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको Q लिखें या Q1 लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने बस चीजों में बदलाव किया है, ये चेंज इसलिए किया है ताकि आप इस चेंज को ऑब्जर्व कर पाए, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट पे स्टिक ना रहे, आपका डायमेंशन थोड़ा सा बढ़े, ठीक है? तो Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन
P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब देख लीजिए यहां पे जो मैंने थोड़े देर पहले आपसे पूछा कि सही है, तो मुझे इससे अंदाजा ये हो गया कि आप किस तरीके से चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। जिन लोगों ने मेरी गलती पकड़ी होगी शायद उनका मैथमेटिकल अप्रोच सही होगा, जिन लोगों ने मेरी गलती नहीं पकड़ी होगी उनका मैथमेटिकल अप्रोच सही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा सर, मैंने कहा बदलाव पता करना है, मैंने आपको कहा कि आपको चेंज कैलकुलेट करना है। अगर मैं कहूं कि आपके आज की जिंदगी और आपके पहले की जिंदगी में क्या बदलाव आया है, क्या बेहतरी है, तो आप यही देखोगे ना कि मैं आज कितना खुश हूं और मैं पहले कितना खुश था। मतलब आप अपने आज की खुशी में से पहले की खुशी घटाओगे, आज की जिंदगी में से पहले की जिंदगी घटाओगे, तब आपको बदलाव नजर आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और P1 माइनस P2 लिखा तो आपको क्या दिखा कि मैं पहले में से आज घटा रहा हूं, जबकि हमें आज में से अपना पिछला हटाना है या घटाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा वो मैंने इनकरेक्ट लिखा। ऑफलाइन सेशंस वाले शायद कहीं सो रहे हैं या फिर मैं इतना बेहतरीन बोल रहा हूं कि मदमस्त हो गए नींद में। क्यों जी? ऐसी चीजें ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं या फिर गलत लिख रहा हूं, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तो P2 माइनस P1, ठीक है, और Q2 माइनस Q1, ऐसे कैलकुलेट होता है चेंज, ठीक है। तो जो मैंने आपको रेफरेंस दिया उस रेफरेंस को मे भी अब आगे के लिए याद रख लीजिएगा कि हम आज में से कल घटाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम कितने बदल के आए, ठीक है। हम कल में से आज नहीं घटाते क्योंकि सबका कल छोटा ही होता है, सबका आज क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए तो चलिए बेसिकली मैं इस फॉर्मूले की क्लैरिटी में डिस्कस कर रहा था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को लिखा जा रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या लिखा जाएगा? Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, मतलब चेंज क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को घटाया जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि क्वांटिटी में कितना बदलाव हुआ, ठीक है। तो देखो भाई Q1 माइनस Q मैंने बताया वहां पे, बस मैंने वहां पे क्या लिख दिया है Q2 माइनस Q1, ठीक है। P1 माइनस P मैंने आपको बताया है, बस वहां पे लिख दिया P2 माइनस P1, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो अगर मैं Q1 माइनस Q को डेल्टा Q लिखूं तो कुछ गलत कर रहा हूं क्या? नहीं, तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 लिख दिया, सही है ना, सही जा रहा है ना, ठीक है। नीचे P1 माइनस P की जगह मैं डेल्टा P लिखूं तो कुछ गलत करूंगा क्या? नहीं, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, चीजें सब सेम है, ठीक है। इस 100 को मैं काट सकता हूं, नहीं काट सकता, कॉमन ऐसा ऊपर नीचे हमेशा कट जाता है जो कॉमन होता है, ठीक है। तो अब क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P, ऐसे है। इसको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q लिखो तो कुछ गलत कर रहा हूं क्या? जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए तो गलत नहीं कर रहा, जिनको समझ में आ रहा होगा शायद उसके लिए गलत नहीं कर रहा। हम इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपके सामने ये आया और एक फॉर्मूला आपके सामने ये आया, मतलब परसेंटेज मेथड में कितने फॉर्मूले? दो, पहला परसेंटेज वाला लेके चलो या दूसरा चेंज वाला लेके चलो। सर मैं कौन सा फॉर्मूला लेके चलूंगा? मेरे हो गया, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा लेके चलोगे। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज का तरीका अपनाओगे, या फिर अगर इंडिविजुअल फिगर्स का मतलब ये दिया हुआ है तो आप ये लेके चलेंगे। दैट्स इट, यही दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा जवाब देना है, दैट्स इट।
ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। सवाल है, सब ठीक है क्या, सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? एक्चुअली कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमें जाना था ईस्ट, हम जा रहे हैं वेस्ट। कैसे, कोई बता सकता है? सर उसमें परसेंटेज मांग रहा है, ये तो डायरेक्ट एक क्वांटिटी निकल रही है। अरे सर 100 ही तो परसेंटेज है, ये तो वही बात हो गई। नहीं नहीं सर, बस टायर उल्टी घूम रही है, हम सीधा चल रहे हैं। देखो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले पे हम बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले में कोई मिसिंग है। कभी भी इकोनॉमिक्स में तपाक से जवाब नहीं दे सकते। एक छोटी सी चीज नेगेटिव, कभी कोशिश करना कि एग्जाम में गायब कर दो, डेयरिंग होता है ना, वो डेयर करके देखना, सीए वाले को 6 महीने का और इंतजार ना करना पड़ेगा तो मेरा नाम मत लेना, ठीक? ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नहीं होगा ना सर, तो ये माना जाएगा पॉजिटिव। और क्या प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिश्ता पॉजिटिव है क्या? नहीं, मतलब हम लॉ ऑफ डिमांड को पूरी तरीके से वॉयलेट करके बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमें जाना था ईस्ट, हम जा रहे हैं वेस्ट, बिकॉज दैट नेगेटिव सिंबल signifies or symbolize the applicability of law of demand, and that concern ignorance represents that there is a positive relationship between price and quantity demand, which is not practical in nature and not correct as per economical concepts. तो इसीलिए इस नेगेटिव को दिखाना जरूरी है। क्या सर इस नेगेटिव का इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हुआ क्या? नॉट एट ऑल, ये जस्ट वो सिंबल है जिस सिंबल से हम इलास्टिसिटी के अंदर उस लॉ ऑफ डिमांड की मौजूदगी को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। और इसीलिए इसका मिसिंग होना एक तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई को न्योता देना मान लिया जाए, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। क्लियर? तो ये था बेसिक सा फॉर्मूला। आपके पास जो नोट्स हैं, कंटेंट्स हैं, उन नोट्स और कंटेंट्स में आप पहले इलास्टिसिटी पढ़ लीजिए, और इलास्टिसिटी के अंदर आप परसेंटेज मेथड पढ़ लीजिए। तब हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर, जिस सेशंस में हम और भी कुछ इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी के मेजर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए